कैसे सर? अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से है ना, क्योंकि हम तो यही सोचेंगे कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से रहते होंगे, क्योंकि उनको तो ये भी टेंशन नहीं कि हमारा सिलेबस नहीं हो रहा है ना। टेंशन उन लोगों को होगी जो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए कोशिश करें कि घर बैठ के आप पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे वो चीज आपको स्कूल खुलने के बाद उतना ही फायदा देगी बच्चों, क्योंकि अपन जब तक चीजों को पढ़ते नहीं है, और अभी तो अपने पास यही एक अच्छा उपाय है, अपने पास एक ऐसा रास्ता है कि अपने को ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्कूल से घर तक पहुंचाई जा रही है। तो कोशिश कीजिए घर बैठकर ही अच्छे से उनको आप पढ़ें, सही है ना। तो अपन आज अपना जो रसायन विज्ञान है 11th क्लास अपन ने चैप्टर शुरू कर दिया था बेटा। तो पीछे का जो अपना वीडियो था आपने अगर देखा होगा, देखा ही होगा, अगर नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे देख ही रहे होंगे, है ना। तो अपना जो टॉपिक था पीछे का रासायनिक संयोजन के नियम हम पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने 3 नियम पढ़ रहे थे। पहला था अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर था अपना स्थिर अनुपात का नियम, यानी किसी भी पदार्थ को आप किसी भी माध्यम से प्राप्त करें, लेकिन वो क्या होता है, उसका जो तत्व आपस में मिले हुए होते हैं उनका अनुपात जो होता है बेटा वो हमेशा स्थिर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वहीं तीसरा अपन चले थे कंटिन्यू लेकर अपना था गुणित अनुपात का नियम। तो अपने ने कहा कि जब पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो उस समय एक जो तत्व होता है उसका जो द्रव्यमान होता है उसको स्थिर करें, और दूसरे के जो द्रव्यमान में है वेरी हो रहा है तो उनको जब आपस में मिलाया जाता है तो उनका जो भिन्न भिन्न रूप में जुड़ रहे हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका जो अनुपात है वो परस्पर भी कैसा प्राप्त होता है, सरल अनुपात प्राप्त होता है। तो ये कुछ नियम 3 अपन ने पढ़े थे, और ऐसे ही आज अपन कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये कहा था कि आज अपन 3 करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 3 करेंगे, तो अपना समय वही अपने को लेके आया आज में। इसी वीडियो के साथ अपन आज शुरू करेंगे अपना चौथा नियम, जिसका नाम है क्या, गेलुसे का नियम। कौन सा नियम बेटा? ना पहला नियम है जिसे अपन कहते हैं गेलुसे का नियम। गेलुसे का नियम, शायद बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, गेलुसा का नियम है बेटा, ये गेलुसा का नियम, राइट, गेलुसा का नियम। अब ये नियम क्या है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान करो, गे है ना, तो इस नाम से ही नियम बन गया है गैसों के लिए। यानी गेलुसे ने जो नियम दिया वो केवल और केवल किसको डिफाइन किया बेटा, गैसों को ही डिफाइन किया। उसने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें, क्या, जब 2 या 2 से अधिक गैसें परस्पर संयोग करती है तो उनका जो अनुपात होता है वो परस्पर एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। वापस रिपीट करेंगे, मैं लिखते समय आपको बोल के बताऊंगी। गेलुसे का नियम क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक गैसें परस्पर संयोग करती है, परस्पर क्या करती है, संयोग करती है, तो उन गैसों का आयतन परस्पर एक सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात
होता है। राइट, बात समझ में आ रही होगी। सरल अनुपात कैसे, जैसे H2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl। तो अपने पास एक हाइड्रोजन किसका, हाइड्रोजन गैस का, एक हाइड्रोजन क्लोरीन गैस का और दो आयतन किसके हैं बेटा, HCl के हैं। यानी अनुपात क्या प्राप्त हुआ, एक सरल बताया 1:1:2। राइट, लाइक N2 प्लस 3H2 इजिकल टू 2NH3। 1, 3 व 2 आयतन आ गए। एक आयतन इसके 3 आयतन के साथ जुड़ता है तो अमोनिया का 2 आयतन प्राप्त होता है ना। तो ये क्या है आपका एक सरल अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 1:3:2 जो एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। कहीं दिमाग में ये तो क्लिक नहीं कर रहा है कि सरल अनुपात का मतलब क्या है। ऑफकोर्स आप सब जानते हैं कि कोई भी वैल्यू को छोटे रूप में प्रदर्शित करना, यानी कि वो एक बड़ी संख्या ना दिखे, एक छोटी संख्या के रूप में, यानी 1 डिजिट 1 to 9 के डिजिट में दिखाई दे, तो वो एक सरल अनुपात ही प्राप्त होता है। ध्यान करेंगे, इस नियम को अपन कौन सा नियम कहते हैं बेटा, गेलुस्की का नियम कहते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए और आप इसको नोट्स में भी उतार सकें। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि अपना अगला नियम है डाल्टन का नियम। वैसे तो डाल्टन के बहुत सारे नियम हैं, आप सब ने भी 10th में भी पढ़ा है, पर यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक दिया गया है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान करेंगे ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आपका अगला नियम जो किसका दिया हुआ है, डाल्टन का। डाल्टन ने थ्योरी में नियम दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग तो थ्योरी को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो अपना दूसरा नियम क्या है बेटा, डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम, ठीक है। अब डाल्टन का नियम क्या है, डाल्टन ने कहा सबसे पहले कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है, परमाणु सूक्ष्मतम कण है। सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि सूक्ष्मतम कण है, अधिक विभाजन संभव, जिसका विभाजन संभव नहीं है। राइट, परमाणु जो होते हैं अपन इनकी बात करते हैं तो तत्व आते हैं, और तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान समान होते हैं, सभी समान होते हैं, है ना। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, पर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। राइट, इस प्रकार कुछ नियम थे जिनको कई जगह पर लागू करना संभव नहीं था, इसलिए डाल्टन के नियम का एक संशोधित रूप आया। क्या आया, डाल्टन का संशोधित नियम। डाल्टन का संशोधित नियम, संशोधित नियम, करेक्ट। ये नियम क्या है, अब इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। संशोधित जो नियम था उसने कहा कि परमाणु जो है उसके भी अपरमाणविक कण है, परमाणु के अपरमाणविक कण है, विकर्ण है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, जो उसने पहले नहीं बताए थे। उसके बाद अगला आया और कहा कि जब हम तत्वों के परमाणु भारों की बात करते हैं
संशोधित रूप है, ध्यान करेंगे। समस्थानिक का मतलब जिनका स्थान समान नहीं, वे तत्व जो एक स्थान पर तो हैं पर उनके भाग क्या है बेटा, भिन्न भिन्न है। अर्थात कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14 आ गया। इनका स्थान है 6 पर रखे गए हैं तो 6 पर ही है, पर भाग अलग अलग है तो समस्थानिक समान स्थान पर जिनको रखा जाता है वही समभारिक जिनका स्थान अलग अलग है, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 पर उनका परमाणु भार दोनों का क्या है, समान है। तो इस प्रकार कई नियम हैं जिसमें अपने को संशोधित, तो डाल्टन ने इसको संशोधित कर दिया था। तो इस प्रकार ये था आपके डाल्टन का नियम बेटा। और आगे आज अपन पढ़ेंगे अपना लास्ट नियम से अपन कहते हैं कौन सा नियम, अवोगाद्रो का नियम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें थी वो मैंने बोर्ड पर लिख दी है ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, अपना अगला नियम डिस्कस करते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम अवोगाद्रो का नियम है। अवोगाद्रो नियम के अंदर एक साइंटिस्ट आया बर्जीलियस। कौन सा साइंटिस्ट है बेटा, बर्जीलियस। और उसने समान ताप दाब में संयोग करने वाली गैसों का जो आयतन है उसमें परमाणु की संख्या आयतन की संख्या के बराबर होती है। जो डाल्टन ने कहा कि परमाणु की संख्या की बात करें तो परमाणु किस तरह से वेरी करता है वो डाल्टन ने भी समझाया। इसी को आगे बढ़ाते हुए बर्जीलियस ने भी इस अवधारणा को समझाया। तो सबसे पहले अपन अपने नियम का नाम लिखते हैं। वो नियम क्या है बेटा आपका, थर्ड नियम कौन सा, अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो नियम अवोगाद्रो ने ही दिया था और एक साइंटिस्ट आया था बर्जीलियस, राइट। इसने दिया और इसने कहा कि समान ताप व दाब पर किसी भी पदार्थ में के आयतन में परमाणु की संख्या आयतन के बराबर होती है, आयतन के बराबर होती है। कैसे, तो आइए अपन इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। आइए, लाइक H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ध्यान दीजिए, इसका एक आयतन इसके दो आयतन, राइट। परमाणु की संख्या आयतन से एक परमाणु दो परमाणु, बात समझ में, यानी कि परमाणु तो अपने को इसका एक ही परमाणु चाहिए तो अपन कैसे करेंगे, आधा परमाणु तो एक परमाणु। बात समझ में आ गई, एक परमाणु और आधा परमाणु यौगिक के रूप में अपने पास प्राप्त हो गया। अब डाल्टन ने तो क्या कह दिया कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जिसका और अधिक विभाजन संभव नहीं है। तो यहाँ पर इसने परमाणु का संबंध क्या कर दिया, आधा परमाणु कर दिया। तो ये अवधारणा मान्य नहीं। इसको मॉडिफाइड करके किसने बताया, अवोगाद्रो ने बताया। अवोगाद्रो ने क्या कहा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं, बर्जीलियस के बाद अवोगाद्रो आया और उसने क्या कहा, अवोगाद्रो आया और अवोगाद्रो ने क्या कहा, समान ताप में किसी भी पदार्थ के आयतन में अणुओं की संख्या उसके आयतन की संख्या के
बराबर होती है। ध्यान दें, मैंने अलग से ही समझा दिया है, अणुओं की संख्या के समान होती है। तो यहाँ पर एक परमाणु की जगह क्या लिखेंगे बेटा अपन? एक अणु। यहाँ पर भी एक अणु, यहाँ पर दो अणु। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आधा करें तो आधा, अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? परमाणु, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन बेटा? आधा अणु, आधा अणु और एक अणु। हम जानते हैं कि एक अणु में दो परमाणु, तो आधे में एक अणु में कितने परमाणु बेटा? दो परमाणु। तो एक परमाणु और दो परमाणु, ये नियम जस्टिफाई करता है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु से जुड़ता है तो HCl का एक अणु बनता है। अर्थात अणु का विखंडन संभव है लेकिन परमाणु का विखंडन संभव नहीं है। अर्थात अवोगाद्रो नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ में के आयतन में अणुओं की संख्या इसके आयतन के बराबर होती है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको भी ये चीज समझ में आ जाए। उम्मीद यही है कि आपको भी ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये था आपके तीनों नियमों का सार। अवोगाद्रो ने एक लास्ट टॉपिक, इसके आधार पर हम इसकी परमाणुता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किसी भी पदार्थ की परमाणुता क्या होती है? तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित या किसी यौगिक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही इसकी परमाणुता कहलाती है। किसी पदार्थ या यौगिक में उपस्थित क्या कहते हैं? अणु में उपस्थित क्या? परमाणुओं की संख्या। मेरी भाषा परमाणुता क्या लिखेंगे? परमाणुता क्या होती है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुता कहलाती है। परमाणुता कहलाती है। बात समझ में आ रही होगी। ये परमाणुता का टॉपिक है। लाइक अपने पास H2 अणु है तो उसके अंदर परमाणुता कितनी है? 2। ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 2। ऐसे ही अपन अलग अलग अणुओं के अंदर उसकी परमाणुता ज्ञात कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक्स आपको जिस समय पढ़ाए जा रहे हैं या फिर आपका वीडियो जिस दिन आपके पास पहुंचाया जाता है आप उसी दिन उसको पढ़ें और उसके नोट्स भी तैयार करें ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए और आप उसे अच्छे से रीड कर सकें।